हेलो बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि भाई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस हो और कोई रिजर्व ओल्ड फर्म के अंदर पड़ा हो तो न्यू पार्टनर के एडमिशन के टाइम पे उस रिजर्व और प्रॉफिट और लॉस को किस तरह से ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। अभी हम एक आगे बढ़ते हैं एक स्टेप कि भाई कोई भी नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम पे यदि असेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू में कुछ चेंज हो रहा है तो उस चेंज होती हुई वैल्यू को और वो डिफरेंस वैल्यू को किस तरह से अप्लाई किया जाएगा और दिखाया जाएगा, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। मान लो कि आप और मैं, हम दोनों पार्टनर थे, ठीक है। नया पार्टनर आ रहा, उसको एडमिशन हम कर रहे हैं। हमने आज से 5 साल पहले ये जो हमारे बिजनेस की जगह है ना, लैंड एंड बिल्डिंग, वो हमने 50 लाख रुपए में खरीदी थी, लेकिन आज उसकी वैल्यू 1 करोड़ रुपए की है। हमने 50 लाख में खरीदी थी, आज उनकी वैल्यू 1 करोड़ रुपीज की। तो ये जो 50 लाख रुपए का इंक्रीमेंट हुआ लैंड एंड बिल्डिंग के अंदर, उसका फायदा क्या आप नए आने वाले पार्टनर को दोगे? ऑफ कोर्स नहीं। अब होता क्या है बच्चे कि जब हमने लैंड एंड बिल्डिंग 50 लाख रुपीज में लिया था तो हमने बुक्स ऑफ अकाउंटेंसी में असेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट किया होगा। हमारी बुक्स ऑफ अकाउंटेंसी में बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स की लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 50 लाख रुपए आ गया। अब हर साल हम उसमें कुछ डेप्रिशिएशन गिनेंगे, तो आफ्टर डिडक्टिंग ऑफ द डेप्रिशिएशन जो भी क्लोजिंग बैलेंस होगी वो करंट नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर होते होते आज उसकी वैल्यू कुछ 50 लाख से कम होगी, हाँ या ना? लेकिन एक्चुअल मार्केट प्राइस उसकी क्या होगी? डिफर होगी। मैं बोला ना आपको कि बुक में आप जिसे 42 या 45 लाख रुपीस की एसेट्स देख रहे हो, वो एसेट्स एक्चुअल में अभी रियल वैल्यू, उसकी मार्केट वैल्यू है ना, वो 1 करोड़ रुपए है। तो ये जो डिफरेंस आया, जो गेन हमें हो रहा, उस गेन में क्या नए आने वाले पार्टनर को आप हिस्सेदार बनाओगे कि नई वैल्यू से उनको एंटर करोगे? तो क्या ऑफ कोर्स भाई, हम तो नई वैल्यू से ही करेंगे। समझ में आ रही है बात? अच्छा, एक क्रेडिटर था, उस क्रेडिटर को हमें 50 लाख रुपया चुकाने थे, लेकिन हमारा फाइनल डीलिंग अभी हो रहा है और लास्ट पेमेंट में 2 लाख नहीं चुकाओगे तो चलेगा, ऐसा बोला। बोला है अभी 2 लाख रुपया नहीं चुकाओगे तो चलेगा। तो वो क्या 2 लाख रुपीज का फायदा आप नए आने वाले पार्टनर को दोगे? नहीं ना। अच्छा, किसी डेटर्स के पास से अमाउंट नहीं मिलने वाली है, तो क्या वो नहीं मिलने वाली अमाउंट के ऊपर वो भी अपना लॉस शेयर करेगा? नहीं करेगा। तो मतलब ये हुआ कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर यू हैव टू रिवैल्यूएट द एसेट्स एंड कैलकुलेट द लायबिलिटीज ऑन दिस डेट। जो डेट पे आप एडमिशन कर रहे हो उसी दिन आपको ये रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा। मेरे बच्चे, यदि आप सीए में करोगे, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंट जो होता है ना, सीए सीएस जैसा ही सीए में, तो वो सीए में के अंदर एक पूरा सब्जेक्ट आपको वैल्यूएशन का पढ़ना है, जिसमें वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल्स, वैल्यूएशन ऑफ असेट्स, वैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटीज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। काफी सारे वैल्यूएशन के ऊपर एक पूरा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो उसी तरीके से वो वैल्यूअर या तो वो क्या बोलते हैं उसे, सर्वाइवर जो आएगा और वो आके देखेगा कि भाई आपकी एसेट्स का अभी का वैल्यू क्या है, वो सर्वे करेगा, वो सर्वेयर है ना, वो आपको बताएगा और उस हिसाब से नई वैल्यू को बुक्स ऑफ अकाउंटेंसी में लिखा जाएगा और उसमें से होता हुआ लॉस और जो प्रॉफिट होगा वो ओल्ड पार्टनर के बीच में ओल्ड रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। प्रैक्टिकल देखते हैं कि क्या होता है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। इसी की रिवैल्यूएशन को दिखाने के लिए आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा बच्चे? रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिसे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोला जाता है।
प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोला जाता है। हम यहाँ पे इनको रिवैल्यूएशन के नाम से जानेंगे, ठीक है। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपको किस तरह से डेबिट या क्रेडिट करना है वो हम प्रैक्टिकल के साथ साथ में सीखेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या बताया हुआ है। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। क्वेश्चन नंबर 44, पास जर्नल एंट्रीज इन द फॉर्म फॉर द फॉलोइंग ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। कोई पार्टनर के एडमिशन के टाइम पे आपको क्या होगी जर्नल एंट्री, ये बताना है। मशीनरी बी रिड्यूस्ड बाय 16,000 एंड बिल्डिंग बी अप्रिशिएटेड बाय 40,000, ठीक है। अब मैं जर्नल एंट्री आपको सिखाने से पहले रिवैल्यूएशन बनाना सिखाता हूं, वो ध्यान से देखना। कैसे बनाया जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो ध्यान से देखिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट एक तरह का बच्चे पीएनएल अकाउंट है। तो मतलब कि जिस तरह से हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाया था उसी हिसाब से यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट, सीधी सीधी सिंपल सी बात। फायदा या नुकसान इतना तो आप समझ ही सकते हो ना। यदि कोई असेट्स और लायबिलिटीज के इंक्रीज डिक्रीज होने से आपको फायदा होता है, बेनिफिट होता है, गेन मिलता है, तो उस बेनिफिट को, उस गेन को आप क्रेडिट करो। और यदि वहां पे लॉस जा रहा है, आपको नुकसान जा रहा है, तो उसे आप डेबिट करो। एकदम सिंपल आपका यहां पे है ना, अप्लाई करना है, एकदम सिंपल। यदि फायदा हो रहा है तो क्रेडिट करो, यदि लॉस जा रहा है तो डेबिट करो। समझे बात को। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो कि भाई फर्स्ट मशीनरी बी रिड्यूस्ड बाय 16,000। मशीनरी की अमाउंट में आपको रिड्यूस करना है 16,000 से। तो आपका फायदा हुआ कि लॉस हुआ, बताइए। 16,000 रुपया मशीनरी की वैल्यू कम हो जा रही है, तो क्या होगा, ऑफ कोर्स नुकसान होगा। किसमें, तो कि भाई मशीनरी में। तो मशीनरी अकाउंट 16,000 से डेबिट हो जाएगा, है ना। फिर क्या बोला है, बिल्डिंग बी अप्रिशिएटेड बाय 40,000। बिल्डिंग की वैल्यू में 40,000 रुपीज का फायदा हो रहा है, तो क्या होगा, हमारा फायदा है। तो यहां पे लिखो बिल्डिंग अकाउंट, कितने का फायदा, 40,000 का। नेक्स्ट, a provision to be created for doubtful debtors at 5% of debtors amounting to rupees 80,000। अच्छा बच्चे एक बात बताओ, हम ये रिजर्व को क्रिएट क्यों करते हैं, क्योंकि वो डेटर्स डाउटफुल है। डाउटफुल है मतलब कि शायद उनके पास से हमें पेमेंट ना मिले, इसीलिए वो डाउटफुल है, और डाउटफुल डेटर्स के ऊपर हम रिजर्व क्रिएट करते हैं। तो जितना रिजर्व ज्यादा होगा उसका मतलब ये हुआ ना कि उतने डेटर्स भी ज्यादा डाउटफुल होंगे, उतना ज्यादा बेड डेब्ट्स होगा। सीधी सीधी बात है ना। तो आपको यदि और रिजर्व क्रिएट करना पड़ रहा है तो हमारा फायदा है कि नुकसान है, तो कि भाई नुकसान है। ये तो 80,000 में से 5% डेटर्स ऐसे है कि जो डाउटफुल है, उनका पैसा शायद फ्यूचर में नहीं मिलेगा, तो आपका फायदा कि नुकसान, तो कि भाई रिजर्व क्रिएट करना पड़ रहा है जिसकी वजह से वो तो नुकसान ही जाएगा, है ना। तो यहां पे 80,000 का 5% मतलब कि 4,000 रुपीज का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स आपको लॉस जाएगा, सीधी सीधी बात है। देन थर्ड, प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स टू बी इंक्रीज्ड बाय 12,000। अब जो हम कस्टमर को कुछ वारंटी दे रहे होंगे उसके क्लेम में बढ़ोतरी हो रही है, और उसके लिए हमें प्रोविजन करना पड़ेगा 12,000 रुपए का। फायदा या नुकसान, तो कि भाई वापस एक बार और नुकसान। किसके लिए है, तो कि ये प्रोविजन फॉर
वारंटी, प्रोविजन फॉर वारंटी कितनी अमाउंट है? तो कि भाई अमाउंट है 12,000 रुपीज। समझ में आई बात? तो इतना फायदा होगा, इतना नुकसान जाएगा। अच्छा, तो नेट फायदा या नुकसान फाइंड करेंगे हम। तो कि भाई टोटल 40,000 की अमाउंट का फायदा और यहां पे 8,000 रुपीज का डिफरेंस हो रहा है। ये 8,000 रुपीज क्या है, फायदा है कि नुकसान है? तो कि भाई मैंने आपको बताया था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट एक तरह का प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है। अब याद करो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट बैलेंस क्या थी? प्रॉफिट थी। यहां पे याद नहीं करना है तो देखो, क्रेडिट बैलेंस मतलब कि गेन, यहां पे फायदा ज्यादा हो रहा है कंपेयर टू लॉस, तो ये क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो ये प्रॉफिट में ये दाम जो बड़े कम हुए, उसका जो फायदा या नुकसान है, उससे क्या नए पार्टनर को कोई लेना देना है? तो क्या नहीं। तो मतलब क्या हुआ कि ये प्रॉफिट को ओल्ड पार्टनर्स के बीच में आपको ओल्ड रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट कर देना होगा। सिंपल सी बात। जैसे हमारे पास रिजर्व पड़ा था, वो रिजर्व भी हमने ओल्ड पार्टनर के बीच में दे दिया, प्रॉफिट पड़ा था वो भी हमने दे दिया, है ना? तो सेम एज वे रिवैल्यूएशन के टाइम पे या लायबिलिटीज के रीअसेसमेंट के टाइम पे यदि वहां पे प्रॉफिट हो रहा है, तो वो प्रॉफिट सिर्फ ओल्ड पार्टनर का होगा और उसे ओल्ड पार्टनर के बीच में ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। इज दैट क्लियर? अब देखते हैं कि जर्नल एंट्री कैसे लिखोगे। आप बोलोगे सर इसे आपने डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं किया? क्योंकि बच्चे क्वेश्चन के अंदर कोई पार्टनर का नाम, कितने पार्टनर, कुछ आइडेंटिफाई नहीं किया है, इसीलिए हम आगे का अब नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसकी जर्नल एंट्री। अरे बच्चे, आप जर्नल एंट्री के ऊपर से रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हो, तो अब रिवैल्यूएशन अकाउंट आपके सामने बना हुआ है, तो क्या मुझे जर्नल एंट्री सिखाने की जरूरत है? ऑफ कोर्स नहीं है। क्या होगी जर्नल एंट्री? तो क्या फर्स्ट, ये मशीनरी के लिए क्या हुआ? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट क्रेडिट 16,000। सेकेंड एंट्री बिल्डिंग के लिए थी, तो कि भाई बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 40,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट 40,000, है ना? रिवैल्यूएशन अकाउंट में ये क्रेडिट ही हुआ था, तो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट कर दिया, सामने वाले अकाउंट को डेबिट में लिख दिया। सिंपल सी बात है। थर्ड, मशीनरी 16,000 रुपीज कहां लिखा आपने? रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड एंट्री क्या होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 4,000 टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स अकाउंट क्रेडिट 4,000। उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 12,000 टू प्रोविजन फॉर वारंटी अकाउंट क्रेडिट 12,000। समझ में आ रहा है बच्चे? तो आप बोलोगे कि सर हमने ये तीनों के लिए, यहाँ पे ये तीनों के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ, तो इनकी कंबाइन एंट्री नहीं कर सकते? कर सकते हैं मेरे बच्चे। क्या एंट्री हो जाएगी?
रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट, इन तीनों का टोटल, टू मशीनरी अकाउंट क्रेडिट, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स अकाउंट क्रेडिट, टू प्रोविजन फॉर वारंटी अकाउंट क्रेडिट। एक लॉस के लिए दूसरी एंट्री यहाँ पे जितने भी गेन है उसकी साथ में कर सकते हैं, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, और जो भी दिया होगा गेन वो अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट, सेकेंड एंट्री। और थर्ड एंट्री हो जाएगी ये प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ये तीन एंट्री में पूरा रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो जाता है। तो हमने तो यहाँ पे 4 एंट्री लिख ली है ना। तो मेरे बच्चे ये एंट्री पहली बार मैंने आपको सिखाने के लिए अलग अलग लिखी। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? हाँ, रिवोल्यूशन अकाउंट कैसे बनाते हैं वो समझ में आया। यदि फायदा हो रहा है ट्रांजैक्शन से तो आप उसे क्रेडिट करो, यदि लॉस जा रहा है तो डेबिट करो। अब फायदा होगा कि लॉस होगा वही आपको सिर्फ क्लेरिफाई करना है। समझ में आई बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, pass entries in the firm's journal for the following on admission of partner. First, unrecorded investments of rupees 20,000। जो इन्वेस्टमेंट हमने बुक्स में या बुक्स ऑफ अकाउंटेंसी में नहीं लिखा था, अब लिखो, तो उससे फायदा होगा कि नुकसान? तो कि भाई अनरिकॉर्डेड एसेट्स को लेके आने से पार्टनर को फायदा होता है। अब आप बोलोगे कि सर कैसे फायदा होगा? तो मेरे बच्चे वो 11th वाला सेक्शन याद करो ना, एसेट्स विच इज ऑलवेज इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। एसेट्स बढ़ेगी तो सामने कैपिटल भी तो बढ़ेगी। समझ में आई बात है ना? और एसेट्स कम होगी तो सामने कैपिटल भी कम होगी। समझे? तो यहाँ पे अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट को बुक में लाने के लिए 20,000 रुपीज का बोला है आपको। तो वापस एक बार हम बिना बोले यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो कि भाई रिवैल्यूएशन अकाउंट में अब आपको पता है डेबिट क्या करना है, क्रेडिट क्या करना है, फॉर्मेट इसका क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, वो जब हम इस तरह के पूरे सम को देखेंगे तब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट सीखेंगे अच्छी तरीके से। अभी तो हम जर्नल एंट्री सीख रहे हैं, ठीक है? तो फर्स्ट, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 20,000। तो वो अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट से आपका फायदा होगा कि नुकसान? ऑफ कोर्स फायदा होगा। तो इन्वेस्टमेंट कितने का बोला था? 20,000। देन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी टूवर्ड सप्लायर्स फॉर रुपीज 5,000। सप्लायर के तरफ आपको क्रेडिटर को चुकाना है, अनरिकॉर्डेड है तो लायबिलिटी बढ़ेगी, हमारा नुकसान ही जाएगा 5,000 का। जो बुक में थी ही नहीं, अब बुक में लेके आ रहे हैं तो नुकसान तो होगा ना। फिर एन आइटम ऑफ रुपीज 1,600 included in sundry creditors is not likely to be claimed and hence should be brought back। एक क्रेडिटर था 1,600 रुपए का, अब हमें उसे नहीं चुकाना पड़ेगा भाई, तो फायदा हुआ कि नुकसान? तो भाई ये तो फायदा हो गया। मतलब कि यहाँ पे क्रेडिटर्स में हमें कितने का फायदा हो रहा है? 1,600 का फायदा हो रहा है। समझ में आई बात? पार्टनर का नाम कुछ डिटेल वगैरह दिया नहीं है तो अब हमें यहाँ पे प्रॉफिट निकालने की कुछ ज़रूरत नहीं है। अब आप बताओ जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? तो क्या फर्स्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, $5,000 टू क्रेडिटर्स, 5,000। सेकेंड एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, टू, सॉरी साथ में लिख देते, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट।
20,000, 1600, कुल मिला के 21,600। समझ में आ रही है बच्चे बात आप लोगों को? हाँ, किस तरह से करना है वो समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। Rajan and Simrat are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2. They admitted Rakesh as a new partner and fixed the new profit sharing ratio as 3:2:1. At the time of admission of Rakesh, debtors and provision for doubtful debts appeared at 50,000 and 5,000 respectively. 50,000 रुपए के डेटर्स थे और उसके ऊपर जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स क्रिएट किया हुआ था वो 5,000 का था। ऑल डेटर्स आर गुड, अब सारे डेटर्स गुड है मतलब कि कोई डाउटफुल नहीं है, मतलब कि आपको अब ये रिजर्व की जरूरत नहीं है। तो यार आपको यदि डाउटफुल डेटर्स लग रहे थे और पिछले सम में आपने जो उनके ऊपर रिजर्व क्रिएट किया, प्रोविजन क्रिएट किया, तो वो ओल्ड पार्टनर ने भुगता, नए पार्टनर को उससे कोई लेना देना नहीं था। तो ऑब्वियसली यदि ये फायदा मिल रहा, आपने रिजर्व तो क्रिएट कर लिया था कि भाई शायद ये बंदे है ना वो हमें शकमंद लगे थे, मतलब कि वो डाउटफुल लगे थे, लेकिन आज ऐसा हो गया कि भाई उसमें से सारे डेटर्स गुड है, मतलब कि अब आपको प्रोविजन की जरूरत नहीं है। तो फायदा हुआ कि नुकसान? तो कि भाई फायदा हुआ, 5,000 का प्रोविजन अब नहीं जरूर पड़ेगा, मतलब कि हमारा फायदा हुआ। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो बच्चे अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, पहले तो देखो ऑर्डिनरी ऐसे ही रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स यहां पे कब आएगा, जब हमारा लॉस होगा तब। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स क्रेडिट साइड में कब आएगा, जब हमें गेन मिलेगा तब। दोनों साइड बच्चे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स आ सकता है। यदि आप प्रोविजन कर रहे हो तो आपको डेबिट साइड लिखना पड़ेगा, और यदि आप अब उसकी जरूरत नहीं है ऐसा समझकर उस रिजर्व को निकाल रहे हो तो गेन के तौर पे आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे 5,000 रुपीज का जो प्रोविजन क्रिएट किया था उसकी अब हमें जरूरत नहीं है, ये पोर्शन यहाँ पे नहीं आएगा। इस 5,000 को क्लोज करें और उसका प्रॉफिट निकाला हमने, वो भी 5,000 का। ओल्ड पार्टनर थे रजन एंड सिमरत, तो ये रजन एंड सिमरत के बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 से, ओल्ड रेशियो ध्यान में लेना है बच्चे, 3:2 में ये 5,000 का प्रॉफिट है ना वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, मतलब कि रजन के कैपिटल अकाउंट में 3,000 और सिमरन के कैपिटल अकाउंट में 2,000। जर्नल एंट्री क्या आएगी बच्चे, तो कि भाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स अकाउंट डेबिट 5,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट 5,000। ओके, सेकेंड, इन दोनों के बीच में जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उसके लिए एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 5,000 टू रजन्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 3,000 टू सिमरत्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 2,000।
समझ में आई बात? एकदम सिंपल टॉपिक है बेटा ये। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन नंबर 47। At the time of admission of Das, the assets and liabilities of Karan and Dharam were revalued and following changes were made. Simply पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेंगे। पढ़ते हैं क्या क्या चेंजेस हुआ है। फर्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 10% was made on sundry debtors and the amount of sundry debtors which is rupees 50,000 50,000 रुपीज के डेटर्स और उसका 10% प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा। फायदा होगा कि नुकसान? नुकसान जाएगा। पिछले सम में क्या हो रहा था? फायदा हो रहा था, और यहां पे लॉस जाएगा। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स 5,000। नेक्स्ट, क्रेडिटर वेर रिटर्न बैक रुपीज 5 लाख। अब क्रेडिटर को रिटर्न बैक करना मतलब कि अब चुकाना नहीं पड़ेगा। क्रेडिटर का अकाउंट क्लोज कर दो 5,000 के, तो 5,000 के क्रेडिटर्स चुकाने नहीं पड़ेंगे। क्या हो जाएगा? फायदा क्रेडिटर्स 5,000। नेक्स्ट, building was appreciated by 10%. The book value of the building rupees 2 lakh। 2 लाख रुपीज की बुक वैल्यू वाला बिल्डिंग है, उसमें 20% का एप्रिसिएशन आपको करना है ना। तो 20% माने के 40,000। तो 40,000 की अमाउंट आपको बिल्डिंग में बढ़ रही है, तो बिल्डिंग का फायदा 40,000 का। नेक्स्ट, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट वेर ऑफ रुपीज 15,000। आप बोलोगे कि सर फायदा अब हमें पता चलने लगा। इन्वेस्टमेंट 15,000 का। नेक्स्ट, a liability of rupees 2,000 was provided for an outstanding bill for repairs। कुछ रिपेयर्स का आउटस्टैंडिंग बिल था, वो चुकाना बाकी है, उसीलिए हमारे एक लायबिलिटी जनरेट करनी पड़ेगी। मुंह बिगाड़ो चुकाना किसे अच्छा लगता है भाई? तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर कितना दिया था अमाउंट? 2,000 रुपीज। ठीक है, तो 2,000 रुपीज आउटस्टैंडिंग बिल्स फॉर रिपेयर। ओके, नेक्स्ट, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी टूवर्ड सप्लायर वॉज रुपीज 3,000। सप्लायर का अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, सप्लायर मतलब कौन? क्रेडिटर। तो कि भाई यहाँ पे क्रेडिटर्स का 3,000 रुपीज अनरिकॉर्डेड है। यहाँ पे देखो अनरिकॉर्डेड था, चुकाना नहीं पड़ेगा, तो कितना मजा आया था। और यहाँ पे अनरिकॉर्डेड है जिसे चुकाना पड़ेगा, ऑफ कोर्स हमारा वो लॉस जाएगा। तो हमने सारे ट्रांजेक्शन को लिख दिया। अब क्या करेंगे? तो कि भाई अब है ना, आप अकाउंट क्लोज करो। 60,000 60,000 में से ये 10,000 गए, तो बचा 50,000 जो फायदा हुआ। ये फायदा किसे मिलेगा? ओल्ड पार्टनर, जिनका नाम यहाँ पे दिया है करम एंड धर्म। करम एंड धर्म को मिलेगा, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ नहीं बताया है, इसीलिए इक्वल होगा। तो ये जो प्रॉफिट है ना, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, क्या नाम था? करम।
करम्स कैपिटल अकाउंट एंड धर्म्स कैपिटल अकाउंट, दोनों को कितना मिलेगा? 25,000 25,000 दोनों को मिल जाएगा। अब बात आई जर्नल एंट्री लिखने की, तो जर्नल एंट्री कैसे लिखेंगे बच्चे? ऊपर का डिटेल तो चाहिए हमें थोड़ा देखने के लिए। फर्स्ट एंट्री, जो भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड लिखा है, जो भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखा है, वो अकाउंट आपको पता है ना? पहले लॉस लिखे, गेन लिखे। अब बताओ, चलो गेन से शुरुआत करते हैं। गेन के लिए आपको क्या बताया है? तो कि भाई रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, मतलब कि ये सारे अकाउंट पर्टिकुलर इंडिविजुअली क्या हो जाएंगे? डेबिट हो जाएंगे। मतलब कि क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 5,000, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 40,000, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 15,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट 60,000। ओके, सेकेंड एंट्री फॉर लॉस, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 10,000। इन तीनों का हमने टोटल करके लिखा। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स अकाउंट क्रेडिट कितना? 5,000। टू आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर अकाउंट 2,000। टू क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट 3,000। कुल मिला के 5,000 + 2 + 3